नमस्कार, राजनीतिक विज्ञान में आपका स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है भारतीय संघवाद। भारतीय संघवाद, सबसे पहले संघवाद का अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। संघवाद को अंग्रेजी में फेडरलिज्म कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के फोडियस से जन्मा है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? एक प्रकार का समझौता या संधि। जब हम समझौता और संधि की बात करते हैं तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमें समझौता और संधि किन किन दो पक्षों के बीच में हुआ है। समझौता संधि क्या है? भारतीय संघवाद। भारतीय संघवाद मतलब भारतीय समझौता। समझौता किसमें और क्यों? तो सबसे पहले यहाँ बताएंगे भारतीय संघवाद। भारतीय संघवाद का अर्थ है समझौता या संधि। समझौता या संधि किसके बीच में हो रहा है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। ठीक है, और क्यों हो रहा है? ताकि शक्ति का केंद्रीकरण को रोका जा सके, और दूसरा इसलिए कि कार्य का जो भार था वो सारा केंद्र सरकार के पास था, संसद के पास था। उसको कम करने के लिए और कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए, व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए राज्य सरकारों को कार्य सौंपा गया। राज्य सरकारों को ही कार्य नहीं सौंपा गया, इसके नीचे और जितनी भी हमारी जो लेवल है उनको भी सौंपा गया था। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखेंगे हम इसमें क्या बताया गया है। संघवाद एक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें केंद्र, राज्य, प्रांत, राज्यों की स्वायत्ता को बढ़ाया जाता है, जो मिलकर एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण करते हैं। स्वायत्ता को बढ़ाया जाता है क्योंकि उन्हें कार्य करने के लिए स्वायत्त छोड़ दिया जाता है। उन्हें अपने विषय खुद सुलझाने के लिए दिए जाते हैं, खुद कानून बनाने के लिए दिए जाते हैं। राज्य सरकार अपने राज्य का शासन स्वयं चलाएंगी। केंद्र सरकार पूरे देश का शासन चलाएगा। केंद्र सरकार बड़े मुद्दों पर कानून बनाएगा और राज्य सरकार राज्य के मुद्दे पर कानून बनाएंगी। तो इस बात से समझ में आता है कि राज्य को स्वायत्ता दी गई है। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न अनुवांशिक इकाइयों के बीच बटी होती है। संघात्मक शासन प्रणाली में जो सर्वोच्च सत्ता है वो केंद्र प्राधिकार और उसकी छोटी छोटी इकाइयों के बीच में बट जाती है। ठीक है, शक्तियों का एक तरीके से क्या किया गया है यहाँ पे? विकेंद्रीकरण। ठीक है, विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार या राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। ठीक है, संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करती है क्योंकि इसमें स्वशासन और साझा शासन की व्यवस्था होती है। ये जो शब्द है शक्ति को साझा करती है, मतलब कि साझा शासन शासन का क्या मतलब है? कि जो शासन है वो दो सब लोग साझा करके चला रहे हैं। राज्य सरकार अपना शासन खुद चला रही है, केंद्र सरकार अपना खुद चला रही है और सहयोग करके चला रही है एक दूसरे के साथ। ऐसा भी नहीं है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को सहयोग नहीं दे रही और राज्य सरकार केंद्र सरकार को सहयोग नहीं दे रही। अगर इस तरह से शासन चलने लगा तो देश में अव्यवस्था आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारे देश में जो संघवाद आया था उसके अलग अलग चरण आए हैं। हमारे देश में जो है संघवाद का एक ही रूप नहीं रहा है हमेशा। इसके अलग अलग चरण रहे हैं, अलग अलग रूप रहे हैं हमारे देश में संघवाद के। देखिए सबसे पहले 1950 से 1967 के बीच में जो है एक दलीय अधिपत्य ज्यादा रहा था, तो इसलिए केंद्रीकृत संघवाद कहा जाता है। क्योंकि इस समय इस टाइम लाइन पर जो है कांग्रेस का शासन रहा था। योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद जैसे संस्थानों ने केंद्र का महत्व बढ़ा दिया था। इस समय केंद्र इतनी अधिक शक्तिशाली थी कि सभी कानून केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाए जाते थे और केंद्र को ही प्राथमिकता दी जाती थी। एक दलीय शासन था कांग्रेस का, और कोई पार्टी नेशनल थी ही नहीं इतनी बड़ी। ठीक है, तो इसलिए इस समय जो है केंद्रीकृत संघवाद था। केंद्रीकृत संघवाद मतलब ऐसा ऐसा बंटवारा, या बोले ऐसा, ये जो ऊपर वर्ड यूज किया गया समझौता है जिसमें केंद्र सरकार को प्राथमिकता दी गई है, इसलिए केंद्रीकृत संघवाद है। दूसरा 1967 से 1971 तक का काल कमजोर केंद्र और कमजोर राज्यों वाले संघों के चित्र को प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो जब केंद्र ही कमजोर है और राज्य भी कमजोर है, तो ऐसे में जब दो पावर कमजोर होती है तो वो लड़ाई नहीं करती कभी भी। वो क्या करती है? वो सहयोग करती है। तो 1967 1971 के बाद जो संघवाद रहा है वह सहयोगी संघवाद रहा है। इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, सहयोगी संघवाद कभी भी जब एग्जाम में भी आता है कि सहयोगी संघवाद कब रहा, तो ये काल याद रखिएगा और ये याद रखिएगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कमजोर थी इस समय, और अब इन्हें सरकारें भी चलानी थी, तो ऐसे में इन्होंने सहयोगी संघवाद को के चित्र को प्रस्तुत किया। 1971 से 1977 तक के काल को क्या कहा जाता है? एकात्मक संघवाद कहा जाता है। 1971 के आम चुनावों में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक एकाधिकार स्थापित हो गया था। ठीक है, इस समय न्यायपालिका की शक्ति में कमी का प्रयास व राज्य सरकारों का इच्छा अनुसार संगठन व पुनर्गठन किया गया। ठीक है, तो इस समय क्या है? एकात्मक संघवाद कहा जाता है क्योंकि हमारी 1971 में इंदिरा गांधी बहुमत से जीत गई थी। ठीक है, तो इसलिए एकात्मक एकात्मक संघवाद का मतलब क्या है? शक्ति एक के पास चली जाना, केंद्र के पास चली जाना मतलब। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने एक गलत वर्ड यूज कर दिया है। एकात्मक संघवाद मतलब एक के पास ना चले जाना। एकात्मक संघवाद का अर्थ है शक्ति केंद्र के पास चले जाना। ठीक है, 1996 और 2014 तक होने वाले आम चुनावों से भारतीय राजनीति व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन आया और इन चुनावों के बाद के काल को सौदेबाजी वाला संघवाद कहा जाता है।
ठीक है, तो अब आपको ये चीज याद रहेगी, हमारे देश में जो है 4 रूप आए हैं संघवाद के। एक तो केंद्रीकृत संघवाद, दूसरा सहयोगी संघवाद, फिर एकात्मक संघवाद और सही और सौदेबाजी वाला संघवाद। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट हमारे इसमें क्या बताया जा रहा है कि भारतीय व्यवस्था में 3 स्तरीय शासन व्यवस्था है। संघ मतलब कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत और न्यायपालिका। ठीक है, इसका मतलब है कि शक्तियों का जो विभाजन जो विकेंद्रीकृत किया गया है वो इन तीनों में बराबर किया गया है। ये पंचायत अपने एरिया की शासन व्यवस्था संभालेगी, राज्य सरकारें अपने राज्य की और केंद्र सरकार अपने केंद्र की। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके भारतीय संघवाद की विशेषताएं क्या है। भारतीय संघवाद की सबसे पहली विशेषता क्या है? लिखित संविधान। हमारे देश में संविधान पूर्ण रूप से लिखित है। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में जो संविधान पूर्ण रूप से, सबसे पहले तो हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जो कि पूर्ण रूप से लिखित है और सोच समझकर संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। लिखित संविधान होने का मतलब क्या है? लिखित संविधान है इसका मतलब ये है कि हमारे देश में जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति का बंटवारा जो किया गया है, ये बंटवारा कानूनी रूप से संविधान में लिखित है। इसको कोई नकार नहीं सकता है। तो हमारे इसकी पहली विशेषता संघवाद की जाएगी लिखित संविधान। नेक्स्ट आती है कठोर संविधान। कठोर संविधान में क्या बताया गया है? कठोर संविधान का अर्थ ये है कि हमारे देश में कानून संविधान संशोधन करने के 2 तरीके हैं। एक तो लचीला तरीका है, ठीक है, और एक है कठोर। तो लचीला जो है उसमें लचीले में क्या है कि सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा जो है साधारण बहुमत होगा और हमारे देश में संशोधन हो जाएंगे। कठोर में है केंद्र सरकार के साथ साथ हमें राज्यों की, आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी चाहिए और इसीलिए कहा गया है कि कठोर संविधान हमारे देश के संघवाद की विशेषता है, क्योंकि यह केंद्र के साथ साथ राज्य को भी प्राथमिकता देता है। शक्तियों का विभाजन। हमारे संविधान में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। विधायी शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची और संवृत्ति सूची। संघ सूची पर कानून बनाएगी केंद्र सरकार, राज्य सूची पर कानून बनाएगी राज्य सरकार, संवृत्ति सूची पर कानून बनाएगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों समान रूप से। यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे में जो है केंद्र सरकार को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि समवर्ती सूची को लेकर जो है कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे में जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट सामान्य तौर पर जो है जो एक नॉर्मल सी चीज है वो केंद्र सरकार को ही प्राथमिकता देगी, क्योंकि केंद्र सरकार पूरे देश की शासन चला रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी विशेषता आती है द्वैध शासन प्रणाली। संघीय शासन में 2 तरह की सरकारें होती है। ठीक है, एक तो आती है राष्ट्रीय सरकारें और दूसरी आती है हमारी राज्य सरकारें। तो इसलिए द्वैध शासन प्रणाली है हमारे संघवाद में। और ठीक है, नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता में क्या बताया गया है? देखिए, ये देखिए, संविधान की सर्वोच्चता में बताया गया ना तो केंद्र सरकार हमारी सर्वोच्च है और न ही हमारी राज्य सरकार सर्वोच्च है। सर्वोच्च क्या है? सर्वोच्च है हमारा ये संविधान। तो संविधान सर्वोच्च है, ये हमारे संघवाद की पूर्ण रूप से विशेषता है, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से सामान्यतः हमें दिखाई दे रहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही सर्वोच्च नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है उच्च न्यायालय की विशेष स्थिति। संघ के अन्य लक्षणों में एक अन्य लक्षण है कि उसके पास एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो संविधान की व्यवस्था करती है। ठीक है, मतलब संविधान की रक्षा करती है। केंद्र व राज्य के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाना उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है। यदि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई कानून संविधान में किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है, वो केवल केंद्र सरकार के कानूनों को ही असंवैधानिक घोषित नहीं करेगा, बल्कि वह राज्य सरकार के कानून को भी असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ये हमारे संघवाद की विशेषता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारा चैनल, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।